गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत फिर आपका एक बार। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं अमेरिका का राष्ट्रपति के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उनके निर्वाचन की। अब तक हमने बात की है उनके पद के विषय में। इसमें मैंने आपको बताया है कि एकल कार्यपालिका वहाँ पर है और उसकी योग्यताओं की बात की हमने। उसके बाद उसके कार्यकाल संबंधी कुछ चर्चा की। आज हम बात करेंगे निर्वाचन, चुनाव कैसे होता है। तो ये बड़ा ही विचित्र प्रक्रिया है, वहाँ पर देखने को मिलेगी। कानून में कुछ है, होता कुछ है। तो ये देखने वाली बात है। हम जैसे हम कहते हैं ब्रिटेन के संविधान में जो है परंपराएं हैं, अमेरिका के संविधान में भी परंपराएं हैं। इससे आपको पता चलेगा संविधान जैसा होता है वैसे काम नहीं करता। संविधान में कुछ लिखा है, होता कुछ है, बिल्कुल अलग प्रक्रिया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि संविधान में क्या है। संविधान में ये है कि अमेरिकी के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, वैसे ही होता है वहां पर भी। लेकिन हमारे जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है वो कौन है? मैंने बताया था आपसे, जब राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया था तो उसमें बताया था मैंने आपके कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो यानी ये निर्वाचक मंडल केवल राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए नहीं होता हमारे यहाँ, उसके अपने विधायी कार्य होते हैं, उनको भी करता है। और एक काम उसको राष्ट्रपति का चुनाव करने का भी दिया हुआ है। संसद कानून बनाती है हमारे यहाँ, लेकिन वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेती है। हाँ, तो मैंने आपसे बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रीति से होता है, एक निर्वाचक मंडल करता है। और भारत का संदर्भ अगर हम समझें इसको, तो भारत में जो निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति का, वो एक निर्वाचक मंडल का एक कार्य राष्ट्रपति का निर्वाचन करना है। बाकी उसका मुख्य कार्य ये नहीं है, उसका मुख्य कार्य विधि निर्माण। लेकिन अमेरिका में जो निर्वाचक मंडल होता है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का चुनाव करने के लिए ही गठित होता है, उसका और कोई काम नहीं है। यानी वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव विधायिका द्वारा नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत काम करता है। शक्ति पृथक्करण क्या है मैं आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि वहां पर व्यवस्थापिका जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती, एक अलग से निर्वाचक मंडल गठित किया जाता है जिसके गठन के लिए जनता वोट डालती है। और वो निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करने के बाद वो जो है वो विघटित हो जाता है, खत्म हो जाता है उसका काम। तो इस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष रीति से होता है। ये संविधान की व्यवस्था है। व्यवहारिक जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है। देखिए ऐसा क्यों क्यों किया गया था, वहां पर ये व्यवस्था क्यों की गई थी। देखिए जब अमेरिका का संविधान बना था तो उस समय वहां पर राजनीतिक दल नहीं थे। आज तो राजनीतिक दल हैं वहां पर, उस समय राजनीतिक दल नहीं थे। तो वहां के संविधान निर्माताओं की ये इच्छा थी कि राष्ट्रपति पद पर ऐसे व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए जो पूरे देश में जिसका सम्मान हो, ऐसे व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए, योग्य व्यक्ति का चुनाव होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने ये रास्ता निकाला कि भाई हर राज्य से जो प्रतिनिधियों का चुनाव हो और वो प्रतिनिधि मिलकर के बैठ करके फिर विचार करके एक योग्य व्यक्ति का चुनाव करें। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वहां पर दलों का विकास हुआ, राजनीतिक दल बनते गए और आज व्यवस्था बिल्कुल बदल चुकी है। अब जो सिद्धांत अप्रत्यक्ष निर्वाचन है वो व्यवहार में प्रत्यक्ष निर्वाचन हो गया है। कैसे मैं समझाता हूं। अब क्या होता है कि जो प्रतिनिधियों का चुनाव होता है निर्वाचक मंडल के लिए, वो राजनीतिक दलों के आधार पर होता है। उसको मैं विस्तार से समझाऊंगा आपको।
तो जिस दल के जितने निर्वाचक चुन करके आते हैं उसके इससे पता चल जाता है कि किस दल का उम्मीदवार जीतेगा। तो ये प्रक्रिया जो है कई चरणों में संपन्न होती है। सबसे पहले देखिए क्या होता है अब ये जो चरण है शुरू के 2 चरण, ये संविधान से इनका कोई संबंध नहीं, ये व्यवहारिक प्रक्रिया के चरण है, ये राजनीतिक दलों के स्तर पर चलते हैं। तीसरे से जो है चरण है वो संवैधानिक प्रक्रिया के चरण है। पहले चरण में क्या होता है कि राजनीतिक दल हर राज्य से प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, यानी वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होने से पहले उम्मीदवार का चुनाव होता है। हमारे यहाँ तो क्या होता है, दोनों पार्टियां तय कर लेती है आपस में कि जैसे भाजपा की तरफ से अगर को तय करना है तो भाजपा के लोग बैठ करके तय कर देते हैं कि राष्ट्रपति फलां व्यक्ति हमारा उम्मीदवार ये है साहब। ऐसे ही कांग्रेस भी तय कर लेती है। वहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पर उम्मीदवार तय करने के लिए भी वोटिंग होती है और हर राज्य में जो पार्टी के मेंबर्स हैं वो वोट डाल करके तय करते हैं कि हमारा उम्मीदवार कौन होगा। जैसे क्या होता है कि हर राज्य में सबसे पहले 2 स्तरों पर चुनाव होता है, दोनों दलों का अलग अलग होता है। ये क्या होता है, सबसे पहले 2 तरह के होता है। एक तो होता है कॉकस, कहते हैं पार्टी कॉकस, जिसमें पार्टी के लोग वोट डाल करके तय करते हैं कि कौन लोग पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए भाग लेने के लिए जाएंगे। उम्मीदवार का चयन राष्ट्रीय सम्मेलन में होता है, लेकिन उसमें जाने के लिए क्योंकि सारे लोग तो नहीं जा सकते ना, हर राज्य से 2-4 मेंबर 10 मेंबर जो भी उनका सिस्टम है उतने लोग जाएंगे। तो उन 10 लोगों का 15 लोगों का चुनाव हर राज्य से होता है। हर राज्य के लोग वोट डालते हैं और राज्य के मतलब जो पार्टी के मेंबर हैं वो, और वो अपने उम्मीदवारों को चुन करके भेजते हैं। ये होता है पार्टी कॉकस कहते हैं इसको। दूसरा होता है प्राइमरीज। कुछ जगह पर राज्य के अंदर मतदान होता है बाकायदा और उसमें कोई भी वोट डाल सकता है और वो फिर उम्मीदवार चुन करके राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए उम्मीदवारों का चयन होता है। ये राष्ट्रीय सम्मेलन के उम्मीदवार जो हैं जब इकट्ठे हो जाते हैं कुछ समय बाद, ये जो प्रक्रिया है इन प्राइमरीज की, ये चुनाव वाले साल से पहले वाले साल में शुरू हो जाती है। जैसे अभी 2020 में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो 2019 में ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 2020 में, बल्कि 20 के जनवरी फरवरी के आसपास से ये प्रक्रिया चलनी शुरू हो जाती है और फिर अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त के आसपास आते आते जो है ये राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। हर दल, दोनों दलों का अपना अपना, उस राष्ट्रीय सम्मेलन में अब उम्मीदवार का चयन करता है हर दल। जैसे अभी इस साल बार की बात करें, हम इस चुनाव की बात करें तो रिपब्लिकन पार्टी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को अपना उम्मीदवार तय कर लिया, क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं तो उनको एक बार फिर लड़ने के लिए अनुमति उन्होंने दे दी दल ने। इसके लिए कोई ज़्यादा वहाँ प्रक्रिया नहीं हुई। डेमोक्रेटिक पार्टी जो विपक्ष में थी उसमें बड़ी प्रक्रिया चली, इसमें कई सारे उम्मीदवार थे शुरू में, उनमें से फिर जो है आखिर में ये जो बाइडन जो है उम्मीदवार तय हुए। बर्नी सैंडर्स एक बड़े मजबूत दावेदार थे, उन्होंने भी प्रयास किया। तुलसी गैबार्ड नाम की एक भारतीय मूल की महिला थी, वो भी इसमें थी, और कई सारे लोग थे। वो धीरे धीरे एक कोई वॉरेन एलिजाबेथ थी, वो भी एक उम्मीदवार थी। धीरे धीरे ये लोग बाहर होते गए, जैसे जिसका समर्थन कम था वो हटता गया और वो किसी और को अपना समर्थन देता गया और अंत में जाकर के ये जो बाइडन का नाम फाइनल हुआ। ये जो बाइडन बराक ओबामा के समय में उपराष्ट्रपति रहे थे दोनों बार, तो इसलिए इनका दावा वैसे भी मजबूत था। ये हुआ इस प्रकार से, राष्ट्रीय सम्मेलन में डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो बाइडन को अपना उम्मीदवार राष्ट्रपति पद का तय किया। ये इनफॉर्मल प्रक्रिया है, इसका संविधान से कोई में कहीं कोई उल्लेख नहीं है
ये एक राजनीतिक प्रक्रिया है प्योरली। फिर इन्होंने जो बाइडेन ने, क्योंकि वहाँ 2 उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है राष्ट्रपति के साथ साथ, सेम प्रक्रिया है दोनों की, कोई अलग नहीं है। अपना रनिंग मेट तय किया कमला हैरिस को। रनिंग मेट माने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार। कमला हैरिस के बारे में आपको पता ही है कि ये इनकी माता जो थी वो भारतीय थी, तमिलनाडु से, श्यामला गोपालन। वहाँ पढ़ने के लिए गई थी, वहीं रह गई फिर, और उनकी विवाह हुआ एक अफ्रीकी मूल के व्यक्ति थे, हैरिस, उनके साथ, और इसलिए इनका नाम कमला हैरिस हुआ। तो इस प्रकार से ये दोनों उम्मीदवार तय हो गए। उसके बाद फिर ये अपना प्रचार वचार करते हैं सारे देश में, और नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव तय होता है इनका। नवंबर माह में फिक्स है इनका, एक डेट तय है जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। इसमें दिन तय किया हुआ है, वो ये है कि पहले सोमवार के बाद वाला मंगलवार, यानी ये मान लीजिए आपकी 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक कभी न कभी चुनाव होता है नवंबर में। अगर सोमवार 1 तारीख को आ गया तो 2 तारीख को पहले सोमवार के बाद वाला मंगलवार है, 2 को हो जाएगा। और अगर सोमवार अधिकतम 7 तारीख को आएगा, इससे लेट तो हो नहीं सकता, कि अगर 1 तारीख को मंगलवार है तो 7 तारीख को सोमवार आएगा, तो 7 तारीख को अगर सोमवार है तो मंगलवार हो जाएगा 8 तारीख को। तो यानी 8 तारीख तक अमेरिका में चुनाव हो जाता है राष्ट्रपति का, कभी भी हो, 2 से 8 के बीच में, ये 7 दिन है, इन्हीं में चुनाव होना है। जनता वोट डालती है, राष्ट्रपति का चुनाव का मतलब जनता वोट डालती है निर्वाचक मंडल को चुनने के लिए, हर राज्य में। और निर्वाचक मंडल के सदस्यों के बारे में बता दूं, निर्वाचक मंडल में वहां पर 538 सदस्य होते हैं, यानी हर राज्य को उतने निर्वाचक चुनने का अधिकार है जितने कि वो सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सदस्य भेजता है। 2 सदन है वहाँ की कांग्रेस के, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसमें अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व है, और सीनेट दूसरा सदन है जिसमें हर राज्य के 2 प्रतिनिधि होते हैं। तो हर राज्य से कम 3 प्रतिनिधि चुन करके आएंगे, और 3 प्रतिनिधि जो हैं वो वाशिंगटन डीसी, जो वहाँ की राजधानी है, जो किसी भी राज्य का हिस्सा नहीं है, वहाँ से आते हैं। तो वहाँ पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 438 सदस्य हैं, सीनेट के 100 सदस्य हैं, सॉरी 435 और 100, 535, और 3 वाशिंगटन डीसी के, कुल मिला के 538 निर्वाचक मंडल के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। ये चुनाव भी वहाँ पर ख़ास बात यह है कि हर राज्य के अपने नियम हैं, उससे होता है। हमारे यहाँ की तरह नहीं होता वहाँ ये चुनाव। हमारे यहाँ तो एक नियम होता है, चुनाव आयोग है राष्ट्रीय स्तर पर, वो एक नियम से सारे देश में चुनाव कराता है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ चुनाव का मामला जो है राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हर राज्य के अपने नियम हैं, तरीके हैं, उन तरीकों से चुनाव होता है। तो और चुनाव की प्रक्रिया इस बार बहुत लंबी चली। हमारे यहाँ तो एक ही दिन होता है, वोट जिस दिन पड़ रहा है उसी दिन। वहाँ पर इस बार बहुत लंबी प्रक्रिया चली, लगभग 2 महीने से ये प्रक्रिया चल रही थी। लोग कोविड की वजह से डाक से वोट भेज रहे थे अपने, और ये किसी ने एडवांस वोटिंग भी होती है वहाँ पर, अर्ली वोटिंग जिसको वो कहते हैं, किसी ने 1 महीने पहले ही अपना वोट डाल के भेज दिया। अंतिम जो 3 नवंबर का दिन था, 3 नवंबर के बाद कोई वोट नहीं डाल सकता था, ये नियम था। कई सारे ऑप्शन थे आपके पास, आपको बोले बैलेट घर पे भेज दिया गया था, उसको भर करके आप डाक से भेज सकते थे, या निश्चित जगह पर वो बॉक्स लगे हुए हैं उनमें डाल सकते थे, या जो मतदान केंद्र है वहाँ जाकर के आप वोट भी कर सकते थे। कई सारे ऑप्शन रहे इसमें वहाँ वोटिंग के, हर क्षेत्र के अपने नियम थे, कहने का मतलब ये है। हाँ, लेकिन मतदान का एक नियम, वयस्क मताधिकार वहाँ है, 18 वर्ष का व्यक्ति ही वोट कर सकता है, 18 वर्ष न्यूनतम आयु है उसके लिए। तो जनता ने 3 नवंबर को जो है वोट डाले राष्ट्रपति के लिए। अब क्या होगा, उसी दिन जो है उनकी गिनती भी शुरू हो जाती है वहाँ, और 4-5 दिन में सब रिजल्ट आ गया। आप कहेंगे 4-5 दिन क्यों लग गए? वो इसलिए लग गए कि वहाँ पर वोटिंग जो है आज भी उनका सिस्टम जो है, कई तरह से होती है वोटिंग, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मशीनों से भी होती है, कहीं पर बैलेट पेपर से होती है।
मतपत्र कई जगह देरी से पहुंच रहे थे, इस वजह से गिनती में 4-5 दिन लग गए। और उस गिनती के बाद ये तय हुआ कि वो जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं, जो बाइडन, जो अभी तक ऑफिशियली नहीं निर्वाचित हुए, लेकिन ये माल पता चल गया है कि वो जीत जाएंगे, इतने उम्मीदवार उनको मिल जाएंगे। तो ये कैसे होता है, देखिए मैं बताता हूँ। वहाँ पर कुछ चीज़ें अलग, बहुत अजीब सी हैं, आपको सुन करके अजीब लगेगा। जैसे मान लीजिए, मैंने आपको बताया कि हर राज्य के निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, कहीं से मिनिमम 3 होंगे, और अधिकतम मेरे ख्याल से ये कैलिफोर्निया, जो जहाँ से ये कमला हैरिस जहाँ के उम्मीदवार हैं, इस राज्य की नागरिक हैं, बल्कि यूँ कहीं उम्मीदवार नहीं है, वहाँ से जो 54 आते हैं, 54 और 2 सीनेट के 56 मेंबर हैं वहाँ से। तो हर राज्य से ये डेलीगेट्स जो कहते हैं इनको, वो जीत करके आते हैं। वो डेलीगेट्स जो हैं, अब राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चयन करेंगे जो बाइडेन या ट्रंप में से। और सामान्यतः नियम तो यही है कि जो पार्टी, जिस पार्टी से जीत करके आया, वो अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार को वोट देगा। लेकिन ऐसा कोई कानूनन प्रतिबंध नहीं है वहाँ पर। कुछ राज्यों के उम्मीदवारों के लिए है भी, कुछ के लिए नहीं भी है, वो किसी और को भी वोट देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं सामान्यतः। तो ये वोटिंग जो है, ये 14 दिसंबर को हो चुकी है अभी। इसका भी एक नियम है कि बुधवार को ये काउंटिंग होती है, सॉरी सोमवार को, दूसरे बुधवार के बाद के सोमवार को ये होती है काउंटिंग, ऐसा कुछ इनका नियम है। सॉरी, पोलिंग, वोटिंग होती है। ये वोटिंग कहाँ होती है? हर राज्य की राजधानी में। जी, जैसे राजस्थान के, मान लीजिए राजस्थान से उदाहरण ले लें। राजस्थान के लोग, जो मेंबर्स हैं, जीत के आएंगे, वो जयपुर में वोट डालेंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल में डालेंगे, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डालेंगे। अमेरिका में कहें तो कैलिफोर्निया के लोग कैलिफोर्निया की राजधानी में वोट डालेंगे, न्यूयॉर्क के लोग न्यूयॉर्क में डालेंगे, ओहायो के ओहायो में डालेंगे, जॉर्जिया के जॉर्जिया में वोट डालेंगे। इस प्रकार का उनका नियम है। और फिर वो वोट जो है सीलबंद लिफाफे में वाशिंगटन डीसी भेज दिए जाते हैं। यानी एक जगह इकट्ठा नहीं होते सारे लोग, ये कहने का मतलब, ये अपने अपनी राजधानियों में ही वोट डाल करके फ्री हो जाते हैं। ये 14 दिसंबर को ये प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी। यानी 3 नवंबर को जनता ने वोट डाल करके प्रतिनिधियों का चुनाव किया, और 14 दिसंबर को उन प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के फेवर में वोट डाला, राष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला। कुछ ने ट्रंप को वोट दिया होगा, कुछ ने जो बाइडन को वोट दिया होगा। और संभावना यह है कि जो बाइडन को 306 वोट मिलेंगे 538 में से, और ट्रंप को 232 वोट मिलेंगे। जीतने के लिए 270 वोट चाहिए होते हैं कम से कम। अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति हो जाए, किसी भी उम्मीदवार को पूर्ण बहुमत ना मिले, 269 हो जाए मान लीजिए, तब क्या हो? या 2-4 वोट कोई तीसरा उम्मीदवार ले जाए। भाई पार्टियां तो वहाँ और भी हैं, केवल 2 ही पार्टियां नहीं हैं। 2 बड़ी पार्टियां निश्चित रूप से, बाकी 2 छोटी पार्टियां और हैं, वो भी चुनाव लड़ती हैं। जैसे एक पार्टी है, ग्रीन पार्टी है वहाँ की, एक लिबर्टेरियन पार्टी है। 2 पार्टियां और भी हैं, उनके भी उम्मीदवारों ने वोट भाग लिया है, लेकिन उनको एक भी उम्मीदवार नहीं मिला, एक भी प्रतिनिधि का मतलब इतने वोट नहीं मिले कि एक भी प्रतिनिधि उनको मिल जाता। तो इसलिए उनको वो कोई वोट नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए 269 भी हो जाते अगर, तो क्या होता? तो वहाँ पर नियम ये है कि जो सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले 3 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक का चयन करती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कांग्रेस का निम्न सदन है। कांग्रेस का जो निम्न सदन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको बोलते हैं, वो प्रथम 3 उम्मीदवारों में से किसी एक का चयन राष्ट्रपति के रूप में करते हैं। ये नियम है। और इस चुनाव में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 उम्मीदवार मेंबर होते हैं, वो अपने अपने राज्य के का एक वोट मान करके डालते हैं। यानी यूँ कहें कि कैलिफोर्निया के अगर 54 हैं, तो 54 वोट नहीं होंगे, उनका एक वोट माना जाएगा। तो सब मिल करके आपस में वोट डाल तय करके किसी एक के पक्ष में वोट डालेंगे।
तो यानी कुल मिलाकर के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव 50 वोट माने जाएंगे, क्योंकि 50 राज्य हैं अमेरिका में। तो हर राज्य के उम्मीदवारों को आपस में प्रतिनिधियों को तय कर मिल करके एक उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालना पड़ता है। अगर कोई राज्य के प्रतिनिधि सहमत नहीं हो पाते किसी एक उम्मीदवार के लिए, तो उनका वोट काउंट नहीं होता है। तो यानी इस प्रक्रिया में जिसको भी ज़्यादा वोट मिल जाएंगे वो जीत जाएगा। 3 में से 1 जो सर्वाधिक वोट पाएगा वो राष्ट्रपति बन जाएगा। और इसी तरह से उपराष्ट्रपति के मामले में अगर ये समस्या हो जाए तो जो प्रथम 2 उम्मीदवार होंगे उनमें से एक को सीनेट चुन लेती है। यहाँ पर प्रत्येक सीनेटर का एक मत होता है, यानी 100 वोट यहाँ पर होंगे, और इस प्रक्रिया के बाद उसको उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। ये कार्य होगा 6 जनवरी को। अच्छा, मैंने आपको ये बताया ये जो वोट वहाँ अभी 14 दिसंबर को डल गए हैं, ये वोट के लिफाफे अभी सीनेट कांग्रेस के पास आएंगे। कांग्रेस जॉइंट सेशन होगा कांग्रेस का, और उसको जॉइंट सेशन में इन वोटों की गिनती होगी, और फिर औपचारिक रूप से 6 जनवरी को ये गिनती होगी, और उसके बाद ये घोषित किया जाएगा। अगर किसी को बहुमत नहीं मिलेगा तो कांग्रेस फिर उसी समय 3 में से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रथम 3 में से 1 को चुन लेगी, और सीनेट जो है प्रथम 2 में से 1 को चुन लेगी। ऐसा अभी तक इन सालों में तो नहीं हुआ, बहुत पहले हुआ था एक बार, 19वीं शताब्दी में ऐसा हुआ था एक बार, जबकि ये काम सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने राष्ट्रपति चुना। जेफरसन जब राष्ट्रपति बने थे तब की बात है ये। अब फिलहाल इन सालों में तो क्लियर मेजोरिटी आ जाती है और राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। सिद्धांत में कुछ है, व्यवहार में कुछ है। अब आजकल जो है जिस प्रकार से चुनाव होता है, तो लगभग ये प्रत्यक्ष निर्वाचन जैसा ही हो गया है। चुनाव के दिन ही, जिस दिन वोट डलते हैं उसी दिन ये कुछ घंटों बाद तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, क्योंकि हर दल के जो उम्मीदवार होते हैं दल के अनुसार वोट करते हैं। और ये अभी भी अगर बात करें तो ये कुछ दिन बाद 3 नवंबर के 4-5 दिन बाद ये लगभग तय हो गया था कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं। औपचारिक घोषणा अभी होनी बाकी है। सिद्धांत व्यवहार में ऐसा अब माना जा चुका है, उनको बधाई दी जा चुकी है, और वो अपनी चार्ज लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं, जिसको वहाँ पर जो है ये धीरे धीरे जो है उनको जानकारियाँ दे दी जाएंगी, और 20 जनवरी को ये जो है औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। ये है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। अब हम निर्वाचन प्रणाली की कुछ आलोचना, कुछ कमियों को देख लेते हैं। देखिए, पहली कमी तो ये है कि निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं उनका चुनाव दलीय आधार पर होता है, लेकिन वो मतदान के लिए उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वो किसी भी उम्मीदवार के लिए वोट डाल सकते हैं। तो इसमें भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है इस तरह से। हालांकि ऐसा होता नहीं है वहाँ पर, लेकिन एक संभावना तो बनी ही रहती है। दूसरी बात, विनर टेक्स ऑल का नियम बहुत ही अलोकतांत्रिक है। ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया था कि हर राज्य से उम्मीदवारों का चयन होता है, प्रतिनिधियों का चयन होता है, तो उसमें वहाँ पर एक बड़ा अजीब सा नियम है। लोग किसी जनता जो वोट डालती है वो पार्टी के लिए वोट डालती है, या तो चुनेंगे डेमोक्रेटिक पार्टी को, या चुनेंगे रिपब्लिकन पार्टी को वोट डालेंगे, या फिर ग्रीन पार्टी को, या लिबर्टेरियन पार्टी को। 4 पार्टियां खड़ी होती हैं वहाँ पर, तो उन चारों में से किसी एक पार्टी के पक्ष में वोट डालेंगे। किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में वोट नहीं डालती जनता, पार्टी के पक्ष में वोट डालती है। और जब वोटों की गिनती होती है पूरे राज्य के वोटों की, तो निश्चित रूप से कोई एक पार्टी सबसे ऊपर उभर करके आएगी, सबसे ज़्यादा वोट किसी एक पार्टी को मिलेंगे। तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, उस राज्य के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो उस पार्टी के मान लिए जाएंगे। जैसे कैलिफोर्निया में अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जैसे जीतती है, अक्सर वही जीतती है, तो वो पूरे 54 के 54 वोट उसको मिल जाएंगे एक तरह से कैलिफोर्निया के। ये नियम है वहाँ पर। मान लीजिए 1 लाख वोट पड़े,
1 लाख में से सबसे ज़्यादा वोट डेमोक्रेटिक पार्टी को मिले 49,000 सपोज करिए, और रिपब्लिकन पार्टी को 1 वोट कम मिला डेमोक्रेटिक पार्टी से, तो भी 54 के 54 उम्मीदवार डेमोक्रेटिक पार्टी के हो जाएंगे। इसको कहते हैं विनर टेक्स ऑल का नियम। ये बड़ा लोकतांत्रिक नियम है। 1 वोट भी ज़्यादा आ गया तो सारे वोट आपको, सारे सब कुछ आपका, ये कहाँ का न्याय है? बाकी सारे वोट बेकार हो गए। ये एक बड़ा अजीब सा नियम है। वहाँ पर केवल 2 राज्य हैं जहाँ पर ऐसा नहीं है, एक तो नेब्रास्का और एक मैन। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ अनुपातिक आधार पर होता है। जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उसी हिसाब से आप उसको सदस्यता मिल जाती है। ये एक मोटा सा अनुमान ही मान सकते हैं आप। या जिस तरह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अलग अलग चुनाव होता है वैसे होता है। जैसे हमारे यहाँ मान लो कि राजस्थान में 25 सीटें हैं लोकसभा की, जैसे आपको पता है, 25 में अलग अलग चुनाव होता है हमारे 25 भागों में बांटकर, हर क्षेत्र से अलग उम्मीदवार जीत करके आता है। वैसा इन 2 राज्यों में, नेब्रास्का और मेन 2 राज्य हैं, उनमें ऐसा होता है। बाकी राज्यों में क्या होता है, पार्टियां अपने 25 उम्मीदवार तय कर देती है, दोनों पार्टियां 25-25 उम्मीदवार, जनता किसी पार्टी को वोट देती है और फिर पार्टी, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं सारे के सारे 25 के 25 उसको मिल जाते हैं, उसके उम्मीदवार जीते हुए मान ले जाते हैं, दूसरी पार्टी के 25 के 25 हारे हुए मान ले जाते हैं। ये एक बड़ा अजीब सा नियम है वहाँ का, और इस कारण से बड़ा अलोकतांत्रिक सा नियम है। उसका परिणाम ये होता है कि कई बार जो उम्मीदवार राष्ट्रपति चुना गया है उसको जनता के वोट कम मिले होते हैं और प्रतिनिधि ज़्यादा मिल जाते हैं। तीसरी समस्या है, किसी भी प्रत्याशी को अगर बहुमत नहीं मिलता, तो मैंने जैसे बताया आपको कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट चुनते हैं। ये भी बड़ी विचित्र सी स्थिति है, बड़ा ही अलोकतांत्रिक नियम है ये भी। सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी दल को मिले हैं, जरूरी नहीं कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में उसी दल का बहुमत हो, वहाँ पर किसी और दूसरे दल का बहुमत हो सकता है। तो जो जनता ने जिसको ज़्यादा वोट दिए वो उम्मीदवार वहाँ पर हार सकता है, ऐसा भी संभव है। चौथी जो समस्या है वो है, सिद्धांत और व्यवहार में बहुत अंतर है। सिद्धांत में तो अभी भी वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन है, व्यवहार में प्रत्यक्ष हो चुका है। और अंतिम बात, हर राज्य में अलग अलग नियम चलते हैं और उसके परिणाम स्वरूप बहुत जो है सारी जो है दुविधाएं होती हैं, बहुत सारे मुकदमेबाजी हो जाती है उस चुनाव के दौरान, और अस्पष्ट स्थिति रहती है। तो ये कुछ कमियां हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली में। कुछ सुधार के सुझाव भी हैं, उनको भी लगे हाथ देख लिया जाए ताकि ये टॉपिक पूरा हो। पहला सुधार तो ये कि निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए, जनता द्वारा होना चाहिए, प्रतिनिधियों की कोई आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि व्यवहार में तो प्रत्यक्ष हो ही चुका है, अब सिद्धांत तय प्रत्यक्ष कर दीजिए। दूसरा, निर्वाचन मंडल के सदस्यों का निर्वाचन प्रतिनिधि सभा तथा सीनेट के सदस्यों की तरह होना चाहिए। जो अभी प्रणाली है वो नहीं होना चाहिए, विनर टेक्स ऑल का जैसे नियम है वो उस तरह का नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि विनर टेक्स ऑल के स्थान पर आनुपातिक आधार पर प्रतिनिधियों का निर्वाचन होना चाहिए, यानी जिस दल को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उतने प्रतिशत प्रत्याशी उस दल के आने चाहिए। ये 2-3 सुझाव इसमें दिए जाते हैं। तो लंबा हो गया कुछ वीडियो, पर कोई नहीं, अगले वीडियो को शॉर्ट करेंगे, आप लोगों के बोझ को कम करेंगे। फिलहाल आप, क्योंकि टॉपिक इतना लंबा था, बीच में छोड़ना से जो है आनंद नहीं आता, आपको भी मुझे भी। तो फिलहाल इतना ही, थैंक यू।